हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट फॉर्म में। तो आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाकलाप को पढ़ा है। जो भी चैप्टर 5 को नहीं पढ़े हैं उसका सारा चीज हम क्लियर करा दिए हैं। तो आज फाइनली हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 के अंतर्गत जो भी चीज है वो सारे चीज को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप लोग प्राथमिक लेवल में जो वर्क होता है वो कृषि क्षेत्र का होता है, और कृषि क्षेत्र से जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं, जो भी कच्चे मतलब रॉ मेटल होते हैं, जैसे कि आपका कपास होता है, उसके बाद आपका एक तरह से जौ होता है, राई होता है, उससे जितने भी सारे चीज बनाए जाते हैं उपयोगी वस्तु, वो बनाने का जो प्रक्रिया है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी दिया गया है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 अच्छा यानी चैप्टर 5 अच्छा तरह से समझे होंगे तो ये भी आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी द्वितीय क्रिया वैसी क्रिया को कहेंगे यानी जिसमें कच्चा माल को यानी प्राकृतिक पदार्थों को रूपांतरण किया जाता है, उसके रूप को बदला जाता है ताकि वो मानव के लिए उपयोगी हो सके। तो उस प्रकार के क्रिया को क्या बोलेंगे? द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटी बोलेंगे। और इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, उद्योग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, उद्योग के प्रकार, उद्योग का स्वामित्व के आधार पर कितना प्रकार है, इस चीज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसको आपको कैसे डिफाइन करना है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, फिर द्वितीय क्रिया क्या क्या होती है उसका परिभाषित करें, उसको परिभाषित करें, फिर उसका परिभाषा दें। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर आप अच्छा तरह से मेंशन कर सकते हैं, इसका आंसर आप अच्छा तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रिया मानवीय क्रियाओं जैसे कि आर्थिक क्रिया हो गया। मानवीय क्रिया को 4 वर्ग में बांटा गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 वर्ग में बांटा गया है। उनमें से द्वितीय क्रिया एक प्रमुख वर्ग है। वह सारी क्रियाएं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं यानी कच्चा माल, मैंने आपको जस्ट बताया कच्चा माल को उपभोग की वस्तु किसको बोलते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में उपयोग की ही क्या बोला जाता है? उपभोग बोला जाता है। ठीक है, उपयोग की वस्तु तैयार की जाती है उसी को क्या बोलेंगे? द्वितीय क्रिया बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर गेहूं से अगर कोई एक तरह से गेहूं से अगर कोई दुकान या फिर कोई होटल वाला अगर कुछ ब्रेड बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका द्वितीय क्रिया कहलाएगा। जैसे कि आपका दिया गया है गेहूं आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा पदार्थ हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से प्राप्त पदार्थ हो जाएगा, यानी खाद्य फसल हो जाएगा। उसके बाद उससे आप ब्रेड बना रहे हैं तो गेहूं के रूप को आप बदल रहे हैं ताकि ब्रेड बने और ब्रेड जो है आदमी के लिए उपयोगी हो सके। तो ये जो है एक प्रकार का क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है, द्वितीय क्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक है विनिर्माण के बारे में यानी मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। सिंपल सा चीज है, यानी विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। विनिर्माण का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ से बनाना। हस्तकला से मशीन से लेकर कर तकनीकी या यंत्र की मदद से होने वाला उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अर्थात विनिर्माण का अर्थ उत्पादन करना होगा। ठीक है, यानी सिंपल सा मतलब समझिए कि द्वितीय क्षेत्र जो है ना, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं। यानी जो सेकेंडरी एक्टिविटी का जो एरिया है इसको विनिर्माण का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि द्वितीय क्रियाएं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि जैसे कि आपका द्वितीय क्रिया द्रव यानी जैसे कि आपका खनन क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो खनन एक प्रकार के उससे आपके लोहे की प्राप्ति हुई, कच्चा लोहा प्राप्त हुआ, उसके रूप को बदल दिए, उससे कोई सामान बना दिए, तो वो उसका रूप को जब बदल दिए, प्राकृतिक वस्तु का रूप को बदल दिए, तो वहां क्या हुआ? वो जब रूप को बदले वो मानव के लिए उपयोगी हो गया और उसका कीमत में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, उसका कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। तो वही क्या कहलाएगा? द्वितीय क्रिया कहलाएगा, क्योंकि द्वितीय क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है। और यानी सिंपल सा चीज है, यानी प्राकृतिक वस्तु के रूप को बदलकर मानव के लिए उपयोगी बनाने वाली क्रिया द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगी। ये चीज समझ में आ गया? विनिर्माण क्या होता है? सिंपल सा चीज है, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक आया डियर। अगला टॉपिक कह रहा है कि आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी प्रेजेंट टाइम में जो विनिर्माण हो रही है इसके समय में, आधुनिक समय में उसकी क्या क्या विशेषता है, इसको आपको दर्शाने के लिए करा है। इसको आपको नोट डाउन करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अभी की विशेषता क्या क्या है? प्राथमिक यानी अभी जो एक तरह से विनिर्माण क्षेत्र है, यानी तरह तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, तरह तरह की वस्तुओं का जो निर्माण किया जा रहा है, उसकी क्या क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। पहला है उत्पादन विधियां, यानी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी किस किस तरीके से उत्पादन की जाती है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, शिल्प या हस्तकला से कारखाना में
कम से कम सामान उत्पादित किया जाता है जो आदेश यानी ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है, तथा इसका लागत भी क्या होता है, अधिक होता है। बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान मजदूर लगातार एक ही कार्य करते हैं, यानी जहां एक तरह से बड़े पैमाने पर सामान बनाए जाते हैं तो वहां एक ही काम को मजदूर करता है, लेकिन जहां छोटे लेवल पर जो काम किए जाते हैं वहां एक मजदूर अलग अलग तरह के काम को करते हैं। सिंपल सी बात है, उत्पादन विधि अलग अलग होगी, कहीं मजदूर की संख्या ज्यादा होगी, कहीं मशीनों की संख्या ज्यादा होगी। कोई अगर फैक्ट्री है तो कोई फैक्ट्री का मालिक चाहेगा कि नहीं हम मजदूरों को ज्यादा लाएंगे और मशीन का कम प्रयोग करेंगे, कोई चाहेगा कि हम मशीन का ज्यादा प्रयोग करेंगे और मजदूर का कम प्रयोग करेंगे। तो ये उत्पादन की अलग अलग विधि हो गई, ये उत्पादन करने का अलग अलग एक तरीका हो गया, ठीक है। ये उत्पादन की विधि हो गई, यानी आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की आपको विशेषता बताना है। विनिर्माण का मतलब होता है किसी चीज को निर्माण करना। अब निर्माण करने की प्रक्रिया में पहला चीज ये होगा कि उत्पादन की विधि यानी निर्माण करने की विधि, किस चीज का, किस विधि से, किस मेथड से आप चीज का निर्माण कर रहे हैं, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला है, दूसरा टॉपिक है आपका यंत्रीकरण यानी एक तरह से मैकेनाइजेशन, ठीक है। यंत्रीकरण, बड़े उत्पादक फॉर्म में किसी कार्य को पूरा करने में मशीनों का प्रयोग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, यंत्रीकरण बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यंत्र का प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, यंत्रीकरण कहलाएगा। यंत्र का जो प्रयोग होता है, यंत्र का जो प्रयोग होता है उत्पादन के क्षेत्र में, उसी को क्या कहेंगे, यंत्रीकरण कहेंगे। जैसे कि आप उत्पादन के अलग अलग विधि लगाए तो वह उत्पादन विधि हो जाएगा। अगर यंत्र का कोई मशीन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, यंत्रीकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नया मशीन, नया कार्य पद्धति, नवाचार को अर्थतंत्र की सारथी माना जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, नवाचार यानी इन्वेस्टमेंट जो होती है, नया नया टेक्नोलॉजी जो आती है, इस चीज को क्या माना जाता है, अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। क्या माना जाता है, सारथी, यानी प्रौद्योगिकी नवाचार, यंत्रीकरण में थे ना, यंत्रीकरण जो है एक प्रकार का, एक तरह से अलग अलग प्रकार के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, यंत्रीकरण कहलाएगा। तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आ रही है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, मार्केट में अगर नया टेक्नोलॉजी आया तो उसको अप्लाइड कीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, अगर नया टेक्नोलॉजी अगर आप प्रोडक्शन में अप्लाइड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रौद्योगिकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसमें उत्पादन के लिए नया तरीका अपनाया जाता है, नया तरीका मार्केट में आएगा तब ना, नया विधि, नया तरीका, नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा तो उसको अगर इनोवेशन यानी उसको अगर उत्पादन विधि में प्रयोग करते हैं तो वो जो कहलाएगा आपका प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाएगा, ठीक है। और नवाचार को क्या कहा गया है, अर्थतंत्र का एक तरह से सारथी कहा गया है। अब चलिए चौथा आपका पॉइंट है, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये जो है हम लोग पढ़ जो रहे हैं, ये आपका क्या है, विनिर्माण की विशेषता पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं, विनिर्माण की विशेषता को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा विशेषता है अनियमित भौगोलिक यानी वर्तमान समय में निर्माण के मुख्य संकेंद्रण, ठीक है, कुछ ही जगह है, विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भाग पर यह फैला हुआ है। यानी कहने का मतलब ये कि भौगोलिक अनियमितता यानी कम क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग बैठे हुए हैं और बड़े क्षेत्र में एक छोटे उद्योग बैठे हुए हैं। यानी जो एक तरह से उद्योगों का जो भरमार है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां एक ही जगह है, एक ही शहर में, एक ही नगर में है, लेकिन बहुत सारे शहर नगर ऐसे हैं जहां कोई भी कंपनी नहीं है। तो ये क्या है, भौगोलिक अनियमितता। कहीं ज्यादा कंपनी है किसी शहर में, किसी नगर में, कहीं किसी शहर में कम है, तो वहां क्या हो रही है कि मजदूरों को ज्यादा मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक अनियमितता कहलाएगा, यानी एक तरह से अनियमित भौगोलिकता कहलाएगा, ठीक है। पांचवा अगर देखेंगे विनिर्माण की अगर विशेषता, तो बाजार तक पहुंच, यानी हाँ आप जानते हैं कि सभी चीज जो होता है, कंपनी जो होती है, जो मार्केट, जो भी कंपनी होती है, जो भी फैक्ट्री होती है, उसको बाजार के बगल में एक तरह से स्थापित किया जाता है। क्यों बाजार के बगल में स्थापित किया जाता है, ताकि जो भी सामान बने उनको बाजार तक आराम से ले जाया जा सके, उनको बाजार तक आराम से पहुंचाया जा सके, ताकि उसका अच्छा तरह से मार्केट में उपलब्धि हो, समय पर उपलब्धि हो, जब मार्केट में डिमांड हो तब एकदम सप्लाई कर दिया जाए, बीच में कोई रास्ता में बाधा ना हो। इसलिए बाजार के बगल में जो है विनिर्माण का केंद्र स्थापित किया जाता है। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विक्रय के लिए बाजार का होना है। अगर बाजार होगा ही नहीं तो बेचेगा कहां, जब बेचेगा ही नहीं तो क्या करेगा, सामान का उत्पादन करेगा, घर में तो नहीं रखेगा, ठीक है। तो बाजार का होना किसी भी विनिर्माण के लिए अति आवश्यक है, पूंजी का होना अति आवश्यक है, श्रमिक का होना भी अति आवश्यक है, ठीक है। कह रहा है अगला पॉइंट, बाजार तथा उत्पादन फॉर्म में प्रत्यक्ष पद का होना तथा सुव्यवस्थित जरूरी है।
यानी सुव्यवस्थित का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, ने अच्छा रास्ता। ये नहीं कि सड़क है कहीं तो कटा हुआ है, कहीं एक तरह से सड़क एकदम कटा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। तो उस तरह से बाजार व्यवस्था के बीच और विनिर्माण क्षेत्र के बीच जो कंजक्शन है, यानी जो एक तरह से कनेक्टिंग है, जो नेटवर्क है वो सही स्थापित नहीं हो पाएगा और सामान को सप्लाई करने में वहां क्या होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अगला आपका पॉइंट आएगा डियर। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट 6 कह रहा है कि कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति तक पहुंच निर्माण उद्योग के लिए एक प्रमुख कारक है। यानी जहां कच्चे माल की प्राप्ति होगी वही क्या होगा, विनिर्माण क्षेत्र का स्थापना किया जाएगा। जहां श्रमिक की आपूर्ति आसानी से होगी वही क्या किया जाएगा, श्रमिकों का एक तरह से श्रमिक की प्राप्ति के लिए वही उद्योग की स्थापना की जाएगी, वही क्या किया जाएगा, उद्योग की स्थापना किया जाएगा। जैसे कि अगर आप जानते हैं तो जो एक तरह से जनजाति और एक तरह से जो SC ST के लोग हैं, ठीक है, जनजाति के जो लोग हैं मतलब SC ST, यानी ठीक है SC ST के जो लोग हैं, तो उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया, झारखंड के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े एक तरह से क्या किए, लौह इस्पात केंद्र स्थापित कर दिए। ठीक है, लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए, जिससे क्या हुआ, उन लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, उन लोगों को रोजगार मिला। परिवहन तथा संचार सुविधा आधुनिक विनिर्माण के लिए अति आवश्यक है। अगर परिवहन नहीं होगा, अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो लग रहा है कि कोई भी कंपनी मार्केट में सक्सेस हो पाएगा। जहां सामान बनाएगा वही रह जाएगा, यानी वो अपना उपभोक्ता तक, अपना बाजार तक, जिस बाजार में वो बेचता है वहां तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा, उसका सामान वही खत्म होगा। तो कोई भी कंपनी, कोई भी चीज जो उत्पादन है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, वह परिवहन और संचार के बिना अभी इतना विकास नहीं कर सकता है। परिवहन और संचार अगर छीन लिया जाए कोई भी विनिर्माण क्षेत्र से, उसका एक तरह से सारा सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक है, पांचवा यानी अगला पॉइंट कह रहा है कि शक्ति के साधन तथा उद्योगों के बीच संबंध आधुनिक निर्माण की मुख्य विशेषता है। यानी शक्ति के साधन और उद्योग, यानी शक्ति के साधन और उद्योग, यानी जो भी शक्ति है, पूंजी का शक्ति है, श्रमिक का शक्ति है, और उद्योग के बीच जो संबंध है वो आधुनिक निर्माण का मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो हम आप लोग पढ़ रहे थे, ये था आपका विनिर्माण की विशेषता। यानी क्या था, ये विनिर्माण की विशेषता, आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, ये विशेषता आपको अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको आराम से इसका आंसर देनी है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक है आधुनिक निर्माण की विशेषता। आधुनिक निर्माण की क्या क्या विशेषता है देख लेते हैं। कह रहा है, काफी सिंपल है, देखिए ये चैप्टर जो है कुछ समझाने का लायक है ही नहीं जो आपको मैं समझाऊं। आधुनिक यानी अभी जो निर्माण हो रही है, अभी जो कंपनियां हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है। इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स मशीन, कोई सिंपल मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई साधारण मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी बड़े लेवल के जो मशीन है, तरह तरह के जो मशीन है, उसका प्रयोग किया जाता है अभी के कंपनी में। ठीक है, बड़े संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, कमिटी के रूप में कार्य करते हैं, कमिटी के रूप में कार्य करते हैं, है ना। यानी अभी जो कंपनियां हैं, लगभग जितना भी कंपनी है, सभी कंपनी का अलग अलग नेटवर्क एरिया है, एक कमिटी बना लिया है, एक नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, कम प्रयास तथा अल्प लागत पर अधिक उत्पादन करते हैं, यानी कम प्रयास और लागत कम पर क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो ये आधुनिक निर्माण की विशेषता है। आर्थिक पूंजी काफी ज्यादा मतलब फंसाते हैं। ठीक है, प्रकाशीय और अधिकारी वर्ग इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड रहते हैं, इसमें सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आधुनिक निर्माण की विशेषता है। अगर आपको आधुनिक निर्माण की विशेषता पूछा जाएगा तो ये 4 जो पॉइंट बताए, सॉरी ये 5 जो पॉइंट बताए, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके लिख देना है, तो आपका जो आंसर है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। अगला आपका चैप्टर, अगला आपका टॉपिक है स्वच्छंद उद्योग के बारे में। यानी स्वच्छंद उद्योग क्या कहते हैं, जैसे कि आपका कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है, उसके बाद आपका स्वच्छंद उद्योग होता है। देख लेते हैं, कुटीर उद्योग आपका घर के लेवल में, और लघु उद्योग थोड़ा सा ऊंचे लेवल में। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है। देख लेते हैं स्वच्छंद उद्योग। इस उद्योग में उत्पादन कम मात्रा में होती है, यानी कम मात्रा में उत्पादन होती है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम होती है। श्रमिक जब कम रहेंगे, जब मजदूर कम रहेंगे, जाहिर सी बात है वहां क्या होगी, उत्पादन कम होगी, वहां क्या होगा, उत्पादन कम होगा। ठीक है, इसमें कम श्रमिक की जरूरत पड़ती है। इस उद्योग से प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, यहाँ कोई मशीन का प्रयोग नहीं हो रहा है। जब स्वच्छंद उद्योग में मजदूर की कम जरूरत पड़ती है, तो समझ जाइए कि छोटे लेवल पर कार्य हो रहा है, तो प्रदूषण यहाँ बहुत कम होगा। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कारक सड़कों का विस्तार है,
यानी एक तरह से इनका जो महत्वपूर्ण कारण है स्वच्छंद उद्योग का जो विकास का जो मेन कारण है सड़कों का विस्तार, यानी जो रोड्स बने हैं, रोड का विस्तार हुआ है, परिवहन तंत्र का विकास होने के कारण स्वच्छंद उद्योग का विकास हो पाया है। परिवहन विकास का यानी परिवहन परितंत्र का विकास होने के कारण स्वच्छंद उद्योग का विकास हो पाया है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक आएगा उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, उद्योगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी जो एक तरह से उद्योगों का वर्गीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि आप उद्योग का वर्गीकरण कीजिए आकार के आधार पर, यानी आकार के आधार पर आपको उद्योग का वर्गीकरण करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यानी आकार के आधार पर, यानी लेवल कितना बड़ा कौन सा उद्योग है, आकार के आधार पर जो है हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 वर्ग में बांटा गया है। सबसे पहली बात 3 वर्ग में बांटा गया है, आकार के आधार पर 3 वर्ग में, ये चीज नहीं भूलना है। पहला वर्ग है आपका कुटीर उद्योग। ये कुटीर उद्योग जो होता है इसमें क्या होता है, छोटे इकाई है, ये उद्योग का सबसे छोटा इकाई है और इसमें चटाई हो गया, बर्तन हो गया, औजार, फर्नीचर, मूर्तियां, देखिए चटाई, बर्तन, औजार, मूर्तियां, ये सब जो होता है बनाए जाते हैं, जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली बनाया गया वस्तु है। सोनार, सोना एक तरह से सोना का काम करता है। चांदी एवं तांबा से क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं सोनार के द्वारा। बांस तथा वन से प्राप्त लकड़ी से भारी सामान बनाए जाते हैं। बांस और लकड़ी से जो भी सामान बनाया जाता है, सोनार जो कार्य करते हैं, बर्तन जो बनाते हैं कुम्हार, ठीक है, औजार जो बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, ये सब आपका कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ये क्या आएगा, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ गए। इसमें श्रमिकों की संख्या कम जरूरत पड़ती है, श्रमिकों की जो जरूरत पड़ती है वो कम पड़ती है, ये किसके अंतर्गत आएगा, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। समझ गए, ये पहला लेवल है, पहला प्रकार है आकार के आधार पर। दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरा प्रकार आपका दिया गया है छोटे पैमाने का उद्योग। इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, यानी जहां स्थानीय कच्चे माल कहने का मतलब ये हुआ जिस क्षेत्र में वो उद्योग है स्थापित, उसी क्षेत्र के अगल बगल के कच्चे माल का प्रयोग करके वो वस्तु का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति साधन से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल होता है, यानी अर्धकुशल शक्ति से चलने वाले यंत्र का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह उद्योग ब्राजील हो गया, यह उद्योग ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यानी जो एक विकासशील देश है, जैसे कि आपका ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो भी विकासशील कंट्री है, वो विकासशील कंट्री में ये जो उद्योग है बड़े पैमाने का यानी छोटे पैमाने का उद्योग लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा सहायता कर रही है, काफी ज्यादा मददगार साबित हो रही है। ठीक है, यानी काफी ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा रही है। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का हो गया कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने का उद्योग। ये मैंने क्या बताया, आकार के आधार पर, ये आकार के आधार पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आकार के आधार पर पूछा जाएगा तो लिख देना है। ठीक है, बड़े पैमाने का उद्योग, इसके लिए आधुनिक पूंजी हो जाएगा, बड़े बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, ठीक है, विकसित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी बड़े पैमाने का उद्योग बैठाने के लिए जाहिर सी बात है पूंजी आपको चाहिए, बड़े आकार का बाजार चाहिए। बड़े पैमाने पर अगर उद्योग बैठा रहे तो जो सामान बनाएंगे तो इसको बेचने के लिए तो बाजार भी चाहिए और अलग अलग प्रकार के कच्चा माल भी चाहिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपके पास होनी चाहिए। पता चला ये सारा चीज कर लिए लेकिन टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आप अच्छा तरह से प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे, जिस तरह से आपको घाटा सहन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो इस प्रकार की उद्योग में विशेषता है, यानी इस प्रकार की उद्योग में जरूरत पड़ती है। पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग का विकास काफी ज्यादा हुआ है, यानी 200 पिछले अगर पीछे 2 साल जाए तो बड़े पैमाने का उद्योग का विकास काफी ज्यादा हुआ है। तो समझ गए, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, ये किसके आधार पर, आकार के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि बड़े पैमाने का उद्योग पहले यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी भाग, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप में विकसित हुए, पर अभी इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया। यानी अभी के टाइम में देखा जाए तो लगभग औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण सभी देश में हो रहा है। सभी देश जो गरीब से गरीब देश है वो भी कंपनी को बैठाया जा रहा है, उस देश में भी कंपनी बैठाने की बात हो रही है, क्योंकि जहां कच्चे माल होंगे, जहां बाजार होंगे और जहां कच्चे माल होंगे, 3 चीज पर डिपेंड करेगा। देखिए, कच्चा माल, श्रमिक और बाजार, कच्चा माल, श्रमिक और बाजार जहां होंगे तो वहां आसानी से किसी भी उद्योग को बैठाया जा सकता है। तो समझ गए, सबसे पहले बड़े पैमाने का उद्योग का विकास कहां हुआ, जो विकसित कंट्री है। ठीक है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, जापान बोल सकते हैं, फ्रांस बोल सकते हैं, ब्रिटेन बोल सकते हैं, यूएसए बोल सकते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया यूएसए। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको 3 प्रकार में बांट देना है, आकार के आधार पर छोटे पैमाने का उद्योग,
कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग, है ना। अब चलिए, अब अगला है आपका कच्चा माल के आधार पर, यानी कच्चा माल जो उपलब्ध होती है, तो कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 5 प्रकार में किया जाता है। कितना प्रकार में? 5 प्रकार में। अब देखिए, पहला प्रकार है, इसमें समझाने वाली कुछ चीज है ही नहीं, ठीक है, इसमें समझाने वाली कुछ चीज है ही नहीं, सिर्फ आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है और सारा चीज नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है, सारा चीज नोट डाउन करते हुए चलना है। कह रहा है कृषि आधारित उद्योग, यानी जो उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चा माल पर निर्भर रहता है उसको बोलेंगे कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इसमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से भोजन, फलों के रस, वस्त्र, तेल, रबर, अचार, ये सब क्या किए जाते हैं, चाय, कॉफी, कहवा, ये सब तैयार किए जाते हैं। तो ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। कपड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। फलों के रस, ये भी कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। सिंपल सा चीज है, कृषि क्षेत्र से जो भी खाने पीने के सामान आ जाएंगे वो आपका कृषि आधारित उद्योग। अब देखिए, वन आधारित उद्योग, फर्नीचर, जो कुर्सी, मेज, टेबल, यानी ये सब जो बना रहे हैं तो ये क्या है? फर्नीचर है। और जो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? यानी फर्नीचर किस प्रकार का उद्योग हो जाएगा? यानी जो आपका हो जाएगा कागज जो है, फर्नीचर, ये किस प्रकार के उद्योग? वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। इसमें जंगलों से प्राप्त तथा लकड़ियों से, जंगलों से प्राप्त पत्ते और लकड़ियों से क्या किया जाता है? फर्नीचर, कागज वगैरह तैयार किए जाते हैं। वन आधारित उद्योग हो जाए। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज तो आप समझते हैं, मिनरल्स, यानी जो खनिज पर आधारित है तो उसको खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे कि सीमेंट उद्योग खनिज पर आधारित है, मिट्टी के बर्तन खनिज पर आधारित है। तो ये सब क्या है? एक तरह से खनिज आधारित उद्योग है। जैसे कि इसमें खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज, यानी इस्पात उद्योग जो है ये आपका क्या हो जाएगा? इस्पात उद्योग भी आपका खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। और धात्विक खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, खनिज में लोहा, तांबा, सांबा जो भी होता है यह सारा चीज आपका आ जाएगा खनिज आधारित उद्योग में। यानी खनिज आपका लौह युक्त खनिज, अलोह युक्त खनिज होता है। यहाँ ये नहीं बोला है कि लौह युक्त या अलोह युक्त, तो दोनों आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अगला है आपका चौथा प्रकार है रसायन उद्योग, यानी केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम पदार्थ से जितने भी चीज बनाई जाती है, पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है। एरोसोल, एरोसोल से क्या हुआ था? एरोसोल से आपका हवाई जहाज चलता है, अच्छा क्वालिटी का होता है। जैसे कि कोयला में प्रकार होता है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, उसी तरह से एरोसोल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन होता है। और इससे पदार्थ जो प्राप्त होते हैं, यानी इससे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उससे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि कीटनाशक दवाई बनाई जाती है, मोमबत्ती बनाया जाता है। तो ये क्या है? केमिकल से बनाया जाने वाला चीजें हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये किस पर बेस्ड हो जाएगा? रसायन उद्योग हो जाएगा, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री, इस उद्योग में प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, खनिज तेल उद्योग, ठीक है, खनिज तेल का उपयोग करता है। कृत्रिम रेशे, यानी जो कृत्रिम रेशे होते हैं, यानी जो फर्टिलाइज, एक तरह से प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक का निर्माण जो होता है ये आपका रासायनिक उद्योग कहलाएगा। प्लास्टिक का निर्माण, ये क्या है? प्लास्टिक है ना, ये जो है ये एक तरह से प्लास्टिक है। जैसे कि ये सिस्टम के ऊपर रखा हुआ था, ये क्या है? प्लास्टिक है। तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल से बना है। तो ये जो है एक प्रकार का क्या कहलाएगा? रसायन उद्योग कहलाएगा। समझ गए? अब देखिए, पशु आधारित उद्योग 5वां प्रकार है भाई, खुद जानिए ना। डेयरी उद्योग, डेयरी मिल्क, डेयरी उद्योग किस पर है? पशु आधारित उद्योग है। ऊन उद्योग, ऊन किससे होते हैं? भेड़ बकरी से प्राप्ति होती है। तो ये भी क्या है? पशु आधारित उद्योग है। देख लेते हैं, यानी कच्चा माल जिससे प्राप्त होगा उसी के आधार पर उद्योग का नाम रखा जाएगा। इसमें पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़े की प्राप्ति की जाती है, कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा हाथी के दांत इसमें सम्मिलित हैं। तो ये जो हो जाएगा पशु आधारित उद्योग हो जाएगा। तो ये कच्चा माल की प्राप्ति के आधार पर आप बोर्ड अगर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। 5 ही तो प्रकार पढ़ा है मैंने, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन उद्योग, उसके बाद आपका पशु आधारित उद्योग, ठीक है। अब चलिए, अगला है आपका उत्पादन उत्पादन के आधार पर उद्योग को मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में बांटा गया है। देखिए, मूलभूत उद्योग यानी वैसे उद्योग जिससे सारा चीज का निर्माण होता है, मूलभूत उद्योग। और उत्पादन यानी किसके आधार पर? उत्पादन या उत्पाद, उत्पादन या उत्पाद, यहाँ होगा उत्पाद होगा। उत्पाद के आधार पर मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में वस्तु को यानी सामान, एक तरह से उद्योग को बांटा गया है। पहला जो है मूलभूत या आधारभूत उद्योग यानी बेसिक इंडस्ट्री। तो ये वे उद्योग है जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु को बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लौह उद्योग, मशीन बनाने का इस्तेमाल, सिंपल सा चीज है। मूलभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री वैसे उद्योग को कहेंगे जिसका इस्तेमाल, यानी जिसका ऐसा उद्योग जिसका प्रोडक्ट का प्रयोग, यानी ऐसा उद्योग जिसमें बनाए गए वस्तु का प्रयोग किसी दूसरे चीज को बनाने में प्रयोग किया जाता है,
तो वो क्या कहलाएगा, आधारभूत उद्योग कहलाएगा। तो मूलभूत उद्योग आधारभूत उद्योग में क्या बनाया जाएगा, तरह तरह के मशीन बनाए जाएंगे, इसमें तरह तरह के एक तरह से मशीन बनाया जाएगा, और यानी मशीन का निर्माण किसके अंतर्गत होगा, मूलभूत उद्योग आधारभूत उद्योग के अंतर्गत, और यह मशीन का प्रयोग किसी दूसरे चीज को उत्पादन करने में किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग यानी कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ये उपभोक्ता उद्योग क्या कहलाता है, देख लेते हैं। इसमें उपभोक्ता के लिए दैनिक जीवन मूलभूत चीजों को बनाया जाता है। उपभोक्ता उद्योग यानी जो भी चीज का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, हम क्या उपभोक्ता है, आप क्या उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, तो हम लोग जो भी चीज दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो उपभोग की वस्तु कहलाती है। ठीक है, उपभोग की वस्तु कहलाती है। और उपभोक्ता उद्योग में क्या किया जाता है कि उपभोक्ता के लिए वस्तुएं तैयार की जाती है, जैसे कि साबुन क्या है, कॉफी क्या है, बिस्किट वगैरह, कागज वगैरह, टीवी भी आ गया इसमें। ठीक है, यानी टेलीविजन, ठीक है, टीबी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टेलीविजन की बात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता सामान उद्योग में क्या किया जाता है, उपभोक्ता के लिए सामान तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गया, उत्पादन के आधार पर आधारित उद्योग, मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग, और दूसरा प्रकार है उपभोक्ता सामान उद्योग। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब चलिए अगला है आपका स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें एक से ज्यादा मालिक होगा, मिलकर के इसमें उद्योग की स्थापना करेंगे। इसका संचालन संयुक्त कंपनी या किसी निजी एवं सार्वजनिक संगठनों द्वारा किया जाता है, तो उसको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो यह सरकार के नियंत्रण यानी अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सरकार के अधीन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे कि आपका एक तरह से यूएसएसआर को ले सकते थे पहले। ठीक है, मैं बहुत से उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पूरा पब्लिक का होता है। और आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कुछ मात्र एक संगठन या फिर कुछ ही लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो होता है यह सरकार के कंट्रोल में होता है, और इसमें जितने भी वस्तुएं बनाई जाती है वो पब्लिक के लिए बनाई जाती है, और इस कंपनी से, इस उद्योग से जो भी फायदा होता है वह सरकार उस फायदा का, उस पैसे का प्रयोग पब्लिक के लिए करता है, पब्लिक की भलाई के लिए करता है। तो ये प्रकार के सार्वजनिक उद्योग कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, सार्वजनिक उद्योग कहलाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला आपका है, अगला है निजी उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग यानी प्राइवेट क्षेत्र, कोई अगर प्राइवेट कंपनी है किसी का तो वो निजी कहलाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इसका संचालन निजी संगठन द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी देशों का अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी निजीकरण किसमें हुआ, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन किसमें बढ़ावा दिया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि अमेरिका हो गया। ये क्या होगा, निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो निजी उद्योग वैसे उद्योग कहलाएंगे जो किसी एक आदमी का हो, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का हो, वो निजी उद्योग कहलाएंगे। ठीक है, अगला है आपका जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में कह रहा है। यह लंबा समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। ठीक है, इस्पात हो गया, लोहा हो गया, कोयला यहाँ के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस्पात, लोहा, कोयला। रूढ़ के बारे में बताया जाए, रूढ़, ये जो कहीं रूढ़ लिखा हुआ रहता है तो आपको समझ जाना है जर्मनी के बारे में बात की जा रही है। जर्मनी के इस्पात का उत्पादन 80%, इस्पात के उत्पादन का 80% भाग जो होता है रूढ़ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब चलिए अगला है आपका, ये क्या मैंने बताया, ये जो बताया गया ये किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। पहले आपने कच्चा माल के आधार पर 5 प्रकार पढ़ा। ठीक है, उत्पादन के आधार पर आपका एक तरह से 2 प्रकार का पढ़ाया गया, बेसिक इंडस्ट्री यानी आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता सामान उद्योग। ठीक है, फिर आपका स्वामित्व के आधार पर संयुक्त और सार्वजनिक उद्योग पढ़ाया गया। और सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था, सबसे पहले याद कीजिए, बताइए। ठीक है, यानी पहला प्रकार 4 यानी आकार के आधार पर। सबसे पहले आकार के आधार पर, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आकार के आधार पर पढ़ाए छोटे पैमाने का उद्योग, लघु उद्योग यानी कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, मतलब 3 प्रकार का आकार के आधार पर यानी कितना साइज का उद्योग है। दूसरा जो प्रकार था स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। तीसरा आपका प्रकार था कच्चा माल के आधार पर कृषि उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशुपालन आधारित पशुधन यानी पशुपालन आधारित उद्योग, रसायन उद्योग, यानी टोटल 5 प्रकार था इसमें। ठीक है, और लास्ट वाला जो प्रकार है ये आपका स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ये स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, यानी जिसको भी बेस मान करके हम पढ़ा रहे हैं ना, सारा चीज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां से आपको 100% गारंटी है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक आता है लौह इस्पात उद्योग के बारे में। ये क्या कहता है, लौह इस्पात उद्योग यानी सिंपल सी बात है, लौह इस्पात उद्योग में लोहा और इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये सभी उद्योग का आधार है, यानी सभी उद्योग का आधार यानी जननी है, ठीक है। लौह इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ये जो है लौह इस्पात को क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग में ही तरह तरह के मशीन बनाए जाते हैं और उस मशीन का प्रयोग अलग अलग प्रकार के सामान बनाने में अलग अलग कंपनी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका थ्रेसर का एक तरह से बनावट कहाँ होती है, थ्रेसर को कहाँ बनाया जाता है, लौह इस्पात उद्योग में। आप जो कपड़ा सिलने वाला जो मशीन होता है वो कहाँ बनाया जाता है, लौह इस्पात उद्योग में बनाया जाता है, ठीक है। कहा जाता है क्योंकि यह मशीन तथा अनेक प्रकार की यंत्र बनाने वाले उद्योग को कच्चा लोहा तथा इस्पात प्रदान करता है। इसमें भारी मात्रा में कच्चा माल का उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन भारी मात्रा में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। ये जो है इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम आ गया, देखिए यहाँ फिर दूसरा नाम आ गया भारी उद्योग। किस उद्योग को कहेंगे, लौह इस्पात उद्योग को कहेंगे, क्योंकि भारी सामान इसमें बनाया जाता है इसलिए इसको भारी उद्योग कहते हैं। लौह अयस्क को झोंका पट्टी में कार्बन तथा चूना पत्थर के साथ परगलन किया जाता है, गलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा जब ठंडा होता है तो उससे कच्चा लोहा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रफ आयरन, यानी इसको कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता है ताकि वो और भी मजबूत हो जाए। जब उसमें मिक्सर किया जाता है, जब मिलाया जाता है कुछ चीज यानी मिश्रण किया जाता है मैग्नीज का, तब इस्पात बनता है और वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। अगर प्योर लोहा की बात करें, शुद्ध लोहा की बात करें तो वह मजबूत नहीं होता है जब तक उसमें कुछ चीज मिला दिया ना जाए, ठीक है। अब चलिए इस्पात उद्योग समझ गए, लौह इस्पात उद्योग, इसमें लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, तरह तरह के मशीन बनाए जाते हैं, इसको आधारभूत उद्योग यानी भारी उद्योग कहते हैं, समझ गए। अब चलिए अगला आपका टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है टॉपिक, कि यूएसए में लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पीटर्सबर्ग है। याद रखिएगा उत्तर अप्लेशियन में यह है देश। महान झील क्षेत्र शिकागो, गैरी लोरेन आदि। पीटर्सबर्ग का क्षेत्र महत्व यानी पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व घट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोयले का उत्पादन जो होता है, कोयले का खनन से विकसित कंट्री पीछे हट रहे हैं और प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं करेगा। जब उसके पास हायर सेकेंडरी चतुर्थ प्रकार के क्रियाकलाप हैं उसके पास, तो वो क्यों करेगा भाई, नीचे लेवल का काम क्यों करेगा विकसित कंट्री। इसे जंग का कटोरा भी कहते हैं। ये देखिए पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र दुर्गापुर हो जाएगा, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम, याद रखेंगे, ठीक है। दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, विशाखापत्तनम, याद रखेंगे सब। चलिए अगला है आपका सूती कपड़ा उद्योग के बारे में। सूती कपड़ा उद्योग कह रहा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें क्या किया जाता है, सूती कपड़ा बनाया जाता है, बिजली करघा का प्रयोग किया जाता है, हाथकरघा का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सूती कपड़ा उद्योग कहेंगे, ठीक है। हाथकरघा क्षेत्र में ज्यादा मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जिसमें कोई कुशलता नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो वो भी चरखा चलाना सीख जाता है, तो इससे उसको भी रोजगार मिल जाती है, ठीक है। कम पूंजी लगता है। दुनिया के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भी चीन, भारत, यूएसए, पाक, उज्बेकिस्तान और मिस्र में होता है। कपास जो है आपका यह है रेशेदार फसल है, रेशा की प्राप्ति होती है और इससे क्या होता है, इससे आपका क्या होता है कि निर्माण होता है, कपड़े का निर्माण होता है। तो ये 50% से अधिक, देखिए यहाँ भी चाइना आगे आ गया, चाय का उत्पादन में भी चाइना आगे, चावल का उत्पादन में भी चाइना आगे, कोयले का उत्पादन में भी चाइना आगे, जनसंख्या में भी चाइना आगे, बजट डिस्पेंसरी में भी चाइना आगे, जीडीपी में भी चाइना आगे, बहुत आगे, बहुत ही आगे है, ठीक है। इसका हम लोग सामना भी नहीं कर सकते, जब तक हम लोग सामना तो कर सकते हैं लेकिन जब तक यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं सही होता है तब तक हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका, अकेला यूरोप दुनिया के लगभग आधा कपास आयात करता है। आयात का मतलब खरीदना, आयात का मतलब खरीदना, ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, अलग अलग प्रकार के मशीन है यूरोप में, तो वो आयात करता है। जापान, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश भी कपास का आयात कर वस्त्र बनाता है यानी कपड़ा बनाता है। विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा सहयोग तथा योगदान है। निर्माण उद्योग यानी द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, निर्माण उद्योग कहा जाता है, ठीक है। जैसे मोटर गाड़ी निर्माण, ठीक है, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद वस्त्र निर्माण। निर्माण उद्योग का मतलब ही होता है किसी चीज का निर्माण करना। आप कोई भी चीज का निर्माण कीजिए ना, गाड़ी से लेकर के कपड़ा तक, ठीक है, कोई भी चीज का निर्माण कीजिए वो क्या कहलाएगा, निर्माण उद्योग कहलाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी थे, आपका पूरा चैप्टर का थ्योरी आपका एंड हो गया, ठीक है। द एंड आपका पूरा चैप्टर का थ्योरी एंड हो गया। तो आपका जो थ्योरी कम ही दिया गया था, ठीक है, ज्यादा थ्योरी होगा तब ना ज्यादा पढ़ाएंगे, जो जितना दिया है वो हम आपको कवर करा दिए। आगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वो भी हम करा देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड रिवाइज कर लीजिएगा, हम आपको क्या क्या बता रहे हैं, 1 सेकंड रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए क्योंकि बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सूती कपड़ा उद्योग क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से लौह इस्पात उद्योग क्या है,
ठीक है, जर्मनी का रूहर क्षेत्र के बारे में पढ़ा, यानी स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के क्षेत्र, संयुक्त उद्योग और आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक है, यानी उत्पादन के आधार पर मूलभूत या आधारभूत उद्योग और दूसरा प्रकार उपभोक्ता सामान उद्योग, ठीक है, यानी उत्पादन के आधार पर। यहाँ हम लोगों ने कच्चा माल के आधार पर 5 प्रकार के उद्योग पढ़ा, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग और लास्ट में आपका पशु आधारित उद्योग, ठीक है, ये 5 प्रकार के कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ आकार के आधार पर उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग, ये क्या था, आकार के आधार पर, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, आधुनिक निर्माण की क्या क्या विशेषता है उसको हम लोगों ने जाना, ठीक है। यहाँ देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने ये सब पढ़ा था क्या, कि आधुनिक समय में विनिर्माण क्षेत्र की क्या क्या विशेषता, उत्पादन विधि को देखा था, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनियमित भौगोलिक, ठीक है, बाजार तक पहुंच, ये सब चीज हम लोगों ने विनिर्माण का मतलब एक तरह से विशेषता को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने, ठीक है, विनिर्माण क्या होता है इसको हम लोगों ने जाना, द्वितीय क्रिया क्या होता है इसको हम लोगों ने जाना, परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने सारा चीज देख लिया था। तो सेकंड चैप्टर यानी जो आपका 6 चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट चैप्टर में आपका सारा चीज कंप्लीट करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग इसी तरह से क्लास में बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो रही है। तो और इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।